जौनपुर नामक नगर में एक राजा रहा करता था और उसका एक छोटा सा राजकुमार भी था। नगर बहुत खुशहाल था। खेत खलियां बहुत अच्छी तरह से लहरा रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था। राजकुमार को घुमाने के लिए राजा नगर की ओर जा रहा था। तभी राजकुमार को डुगडुगी की आवाज आई और वो राजा का हाथ पकड़कर उस ओर ले गया। बेटा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पिताजी, यहाँ पर डुगडुगी की आवाज आ रही है। शायद कोई बंदर का तमाशा दिखाने आया हुआ है। मुझे भी बंदर का खेल देखना है। नहीं नहीं, बंदर का खेल भी कोई खेल है। चलो महल में चलते हैं। नहीं पिताजी, मुझे तो बंदर का खेल देखना ही है। बंदर बहुत ही प्यारे होते हैं और नकलची भी होते हैं। उनके खेल निराले होते हैं। मुझे बंदर का खेल देखना है। मुझे बंदर का खेल देखना है। अरे जिद ना करो, चलो। पिताजी, आप मेरी इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बंदर का खेल दिखाता हूँ। राजा राजकुमार को बंदर के खेल की तरफ ले चलता है। वह अद्भुत खेल दिखा रहा था। उसको देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और खुशी से ताली बजाने लगता है। पिताजी, ये बंदर तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे ये बंदर बहुत पसंद आ रहा है। चलो अब महल चलते हैं। बंदर का खेल खत्म हो गया है। राजा राजकुमार को अपने साथ महल ले आता है, परंतु राजकुमार तो उसी बंदर में मस्त हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो महल में आकर जिद करने लगता है कि उसको वही बंदर चाहिए। उसकी जिद के आगे राजा की एक भी नहीं चलती, इसलिए वो मदारी को बुलाता है और उसे कहता है, मदारी, हमें तुम्हारा ये बंदर चाहिए। हम इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बंदर तो मैं दे दूंगा, परंतु ये बंदर कलाबाजी बहुत खाता है। इसका अधिक ध्यान रखना होगा। और मेरी एक शर्त ये भी है कि अगर मैं आपको ये बंदर दे दिया तो भविष्य में मैं कभी भी उसको वापस नहीं लूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे शर्त मंजूर है। राजा वो बंदर ले लेता है और राजकुमार बहुत खुश होता है। राजकुमार पूरे दिन उस बंदर के साथ खेलता है, खाता भी उसी के साथ और सोता भी उसी के साथ। अब वो बंदर पूरे दिन राजकुमार को नचाता था। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। देखते ही देखते राजकुमार बड़ा हो गया और बंदर का परिवार भी बढ़ गया। मैं तो एक ही बंदर को लेकर आया था, अब तो इस नगर में बंदर ही बंदर हो गए हैं। तब तो राजकुमार छोटा बालक था, पर अब तो वो समझदार हो गया है। अगर मैं इससे बंदर छोड़ने के लिए बोलूं तो क्या पता वो मान जाए। मुझे जाकर राजकुमार से बात करनी होगी। राजकुमार, इधर आओ। हाँ पिताजी, कहिए। बेटा, पहले तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो जा रहे हो। अब इस बंदर का पीछा छोड़ दो, इसे जंगल में छोड़ आते हैं। नहीं पिताजी, मेरा इसके साथ एक अटूट बंधन हो गया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो सिर्फ शरीर से ही बड़ा हुआ हूँ, मेरी आत्मा तो अब भी वही है। राजकुमार उस बंदर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एक द्वारपाल आता है और परेशान होकर राजा से कहता है, महाराज, एक बुरी खबर है। नगर में इतने सारे बानर हो गए हैं कि अब वो सारी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। हमारी सारी फसल खराब हो रही है, जिसकी वजह से अनाज समय पर नहीं मिल पा रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब मुझे राजकुमार की एक भी नहीं सुननी है। एक काम करो द्वारपाल, सारे बंदरों को एक साथ मरवाने की व्यवस्था करो। कोई भी बंदर छूटना नहीं चाहिए। मैंने अपनी बेटे की इच्छा पूर्ति के लिए नहर के खान खदानों को दांव पर लगा दिया। अब ऐसा नहीं होगा। राजा सारे बंदरों को मरवा देता है, परंतु एक बंदर चुपचाप वहाँ से छिप जाता है और भाग जाता है। वो बंदर छुपते छुपते जंगल के रास्ते एक नदी के पास पहुँचता है, जहाँ पर एक जामुन का पेड़ होता है। उसको भूख लगी होती है तो वो पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगता है। जामुन खाके तो पेट भर गया, पर प्यास भी लगी है और नीचे नदी बह रही है। पर एक मिनट, ये क्या? इस पुल पर सबके जाने के पेड़ तो है, परंतु आने के नहीं। इस पुल में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बंदर एक बांस को उठाता है और उससे पानी पी लेता है, परंतु उस पुल पर नहीं चढ़ता। ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं। अगर पुल पर कोई जाता तो बंदर उसको मना कर देता। एक दिन उस नदी में रहने वाला राक्षस बंदर के सामने प्रकट होता है। बंदर, तूने मेरे सारे भोजन रोक दिए। तेरी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता।
जिस कारण मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। सबकी जान से खेलते हुए तुम्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। अब मैं किसी की जान को जोखिम में नहीं डालने दूंगा। जो इस पुल पर आता है, तू अगर उसे नहीं रोकेगा तो मैं तुझे सोने का हार दूंगा। सोने का हार? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। बंदर सोने का हार पाकर बहुत खुश होता है और जो भी वहाँ आता उसको बंदर ये कहकर पानी में कूदने के लिए बोलता कि जो इस नदी में डुबकी लगाएगा उसको सोने के हार मिलेंगे, क्योंकि ये नदी जादुई है। इस वजह से हर कोई उस नदी में उतरता और राक्षस उसको कैद कर लेता। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजा उस नदी के पास आया और बंदर को सोने का हार पहना देखकर उसे कहने लगा, बंदर, इस सोने के हार को तुमने कहाँ से पाया है? तुम्हारे गले में ये सोने का हार कैसे आया? इस राजा ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब मेरी बारी है। इससे झूठ बोल देता हूँ। महाराज, ये नदी जादुई है। इसमें जो डुबकी लगाता है वो सोने का हार पाता है। सच में? ठीक है, तो मैं इसमें सोने का हार पाने के लिए डुबकी लगाता हूँ। महाराज, आप तो राजा हैं। आपके पास तो सोने के कमरे भरे हुए होंगे। आप एक काम करो, अपने परिवार को लेकर आओ और इस नदी में डुबकी लगाओ। सबको हार मिल जाएगा। राजा ऐसा ही करता है। वो अपने परिवार को लाकर उसे नदी में उतरने के लिए कहता है, परंतु बहुत देर होने पर उसका परिवार वापस नहीं आता। तो वो बंदर से कहता है, बंदर, मेरा परिवार वापस क्यों नहीं आया? तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, तो अब मेरी बारी थी। मैं वही बंदर हूँ जो तुम्हारे राज्य में ही रहता था। अब तुम्हारा पूरा परिवार उस राक्षस की बलि चढ़ चुका है जो इस नदी में रहता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतना कहकर राजा रोने लगता है। तभी नदी में से राक्षस निकल कर आता है और उसको कहता है, मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा, वो मेरे पास सुरक्षित है। बल्कि मैंने किसी भी आदमी को नहीं खाया है, क्योंकि मैं तुम सबको सबक सिखाना चाहता था कि लालच बुरी बला है। सब लालच में आकर इस नदी में उतरते थे, इसीलिए मैंने सबको कैद कर लिया है। ये लो, तुम्हारा परिवार सही सलामत है। पर आज के बाद याद रखना, किसी भी जीव और उसके परिवार को दुख मत पहुंचाना। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने नगर में एक बहुत बड़ी जगह बनाता है जहाँ पर सभी जीव जंतुओं को रखा जाता है। वो उनकी सेवा भी करता है। गरीब बाप का सपना। तारकपुर नाम का एक गांव में विकास राम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकास राम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकास राम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत, घर सब उजड़ चुका था और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकास राम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे, जो कि विकास राम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है। मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था, वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकास राम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। न जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकास राम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकास राम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकास राम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकास राम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ
मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत, सब कुछ उसके पास है और विकास राम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था। काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा था। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकास राम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ, महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकास राम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकास राम एक चाय की दुकान से दो लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकास राम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है। ये काम बहुत खतरनाक है, किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है। विकास राम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकास राम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकास राम को कोई ना कोई जख्म ही हो जाता था, मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकास राम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो, तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकास राम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकास राम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकास राम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहां रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहां खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी।
उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकास राम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है, मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दिया।